हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स डिकोडेड सीरीज में थीम 7 को कवर करेंगे। इस सीरीज में हम उन थीम्स को कवर करते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में रिपीटेटिवली पूछी गई है, स्पेशली बिटवीन 2015 एंड 2025। और हमारी थीम 7 है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इंपॉर्टेंट पिलर है इंडियन इकोनॉमी का, जिससे यूपीएससी रेगुलरली क्वेश्चंस पूछती है। अगर हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करें तो 2015 से लेकर 2025 के बीच 20 क्वेश्चंस बैलेंस ऑफ पेमेंट से पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चंस मेजरली करंट अकाउंट से पूछे गए, स्पेशली जो इसके कंपोनेंट्स है एंड करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सचेंज रेट एंड करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का एंड आरबीआई के रोल का, जिससे आरबीआई रूपी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। उससे रिलेटेड जो भी डायनामिक्स होता है, जो भी एक्शंस आरबीआई मार्केट में लेता है, उससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट सब सेक्शन है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा का, कि बोथ कि इंडिया का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में, एंड कौन कौन से प्रोडक्ट को इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है या सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, उससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे थे। तो आज के इस लेक्चर में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, सारी की सारी थ्योरी भी देखेंगे एंड साथ में पीवाईक्यूज को भी कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का अकाउंट होता है जिसमें वो सारे ट्रांजैक्शन जो इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो रहा है उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, और वो टाइम फ्रेम जनरली 1 ईयर का होता है। और अगर इससे रिलेटेड हम कुछ रूल्स की बात करें तो बीओपी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो करता है। ये एक तरह का साइंटिफिक सिस्टम है अकाउंटिंग का, जिससे हर एक ट्रांजैक्शन को दो साइड रिकॉर्ड किया जाता है, एक क्रेडिट साइड एक डेबिट साइड, ताकि एरर्स कम हो, और एक साइंटिफिक तरीका है। नेक्स्ट है कि बीओपी हमेशा बैलेंस होता है, मतलब अगर बीओपी सरप्लस या डेफिसिट होगा तो उसे फॉरेन रिजर्व के थ्रू बैलेंस कर दिया जाएगा। इसे हम आगे भी समझेंगे। थर्ड है, ये फ्लोज को रिकॉर्ड करता है, मतलब हमारी कंट्री में होने वाला इनफ्लो ऑफ मनी एंड आउटफ्लो ऑफ मनी को रिकॉर्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये नहीं बताता है पर्टिकुलर टाइम में इंडिया के अंदर कितना पैसा है, तो इट फोकसेस ऑन द फ्लोज ऑफ मनी। लास्टली ये आरबीआई के द्वारा कंपाइल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो मेजर कंपोनेंट है, एक करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आता है गुड्स से रिलेटेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सर्विसेज से रिलेटेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर। इन सभी चीज़ों को हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। एंड कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होता है मेनली इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स एंड साथ में बैंकिंग कैपिटल। एंड करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट मिला के अगर नेट पॉजिटिव होता है तो सरप्लस को फॉरेन ऑफिशियल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट अगर नेगेटिव होता है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से मनी को ट्रांसफर किया जाता है टू बैलेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब जब भी अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा, इसका मतलब ये रहता है कि हमारी कंट्री में जो नेट इनफ्लो है वो ज़्यादा है नेट आउटफ्लो से, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा। और जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होगा, इसका मतलब हमारी कंट्री से जो आउटफ्लो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो इनफ्लो है। इसका मतलब जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो डिक्रीज कर जाएगा और हमें बोरोइंग की जरूरत पड़ सकती है टू बैलेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट के पहले कंपोनेंट यानी कि करंट अकाउंट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। तो करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो कंपोनेंट है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन जो कि बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनको रिकॉर्ड करता है। और गुड्स और सर्विस के साथ साथ मनी ट्रांसफर्स, ऐसे ट्रांसफर जिनके एक्सचेंज में कोई सर्विस या गुड नहीं प्रोवाइड किया गया है, लेकिन मनी ट्रांसफर किया गया है फ्रॉम इनसाइड द कंट्री टू आउटसाइड और फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री टू इनसाइड, उन सभी ट्रांजैक्शन को हम करंट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर इंडिया राइस का एक्सपोर्ट करता है तो करंट अकाउंट में शो होगा, और ऑयल का इंपोर्ट करता है तो वो भी करंट अकाउंट में शो होगा। साथ में मनी ट्रांसफर, जैसे कोई एनआरआई है जो मान लीजिए यूएई में काम करता है, वो अगर इंडिया में अपनी फैमिली को पैसा ट्रांसफर करता है तो वो सब भी करंट अकाउंट में इंक्लूड होगा। अगर हम करंट अकाउंट के मेजर कंपोनेंट्स देखें तो इसके तीन मेन कंपोनेंट है। पहला है ट्रेड इन गुड्स, जिसमें गुड्स के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कवर होते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड इन सर्विसेज, जिसमें नेट फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है। फैक्टर इनकम में वो सभी इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है उनको इंक्लूड किया जाता है। और नॉन फैक्टर इनकम में अदर सर्विसेज जैसे टूरिज्म या इंश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। थर्ड आता है ट्रांसफर पेमेंट, जो वन साइडेड पेमेंट होते हैं, मतलब इनके एक्सचेंज में कोई गुड या सर्विस डिलीवर नहीं की जाती। जैसे अगर कोई पर्सन
यूएसए से इंडिया में अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट सेंड कर रहा है या रेमिटेंस सेंड कर रहा है, तो उसे हम ट्रांसफर पेमेंट में इंक्लूड करेंगे। तो ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस एंड ट्रांसफर पेमेंट आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट। अगर हम इसे और डिटेल में पढ़ें तो करंट अकाउंट के मेन 4 सब पार्ट्स हैं। पहला है विजिबल ट्रेड, जो ट्रेड इन गुड्स से रिलेट करता है और गुड्स को ही विजिबल के टर्म से डिनोट किया जाता है। इस पार्ट में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। अगर इंडिया कुछ एक्सपोर्ट करता है तो उन्हें विजिबल एक्सपोर्ट कहा जाएगा, और अगर गुड्स का इंपोर्ट करता है तो उन्हें विजिबल इंपोर्ट्स कहा जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है इनविजिबल ट्रेड का, जिसमें सर्विसेज को कवर किया जाता है। जैसे अगर इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है और टूरिज्म को एक्सपोर्ट करता है, मतलब फॉरेन से लोग आके इंडिया में विजिट करते हैं, तो उसे इनविजिबल एक्सपोर्ट कहा जाएगा। और वही अगर इंडिया के कोई रेजिडेंट्स बाहर जाते हैं किसी कंट्री में, तो उसे टूरिज्म का इंपोर्ट कहा जाएगा और वो इनविजिबल ट्रेड में शो होगा। थर्ड पार्ट आता है नेट फैक्टर इनकम का, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता है वो इसमें काउंट होता है। और अगर हम बात करें वो पैसा जो कंट्री से बाहर जा रहा है, तो उसका एक एग्जांपल हो सकता है कि अगर कोई एमएनसीज है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, वो अगर अपना प्रॉफिट अपने होम कंट्री में सेंड करती है, तो उसे भी हम करंट अकाउंट में इंक्लूड करेंगे इन द नेट फैक्टर इनकम कंपोनेंट। लास्ट आता है ट्रांसफर्स का, जो एक तरह का फ्री मनी होता है, क्योंकि इनके एक्सचेंज में कोई गुड या सर्विस नहीं प्रोवाइड की जाती। अगर इनफ्लो की बात करें तो अगर कोई एनआरआई है वो रेमिटेंस सेंड करता है किसी फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में, या फिर फॉरेन की कोई कंट्री है या बैंक है जो हमें एड या ग्रांट देती है, तो उसे हम इनफ्लो में काउंट करेंगे। वही अगर कोई इंडिया में पर्सन है जो फॉरेन में कहीं पैसा ट्रांसफर करता है टू इट्स रिलेटिव्स, या फिर इंडिया किसी एक दूसरे देश को कोई ग्रांट देती है, तो उन्हें हम आउटफ्लो में काउंट करेंगे अंडर द ट्रांसफर्स। तो करंट अकाउंट के इन चारों सब पार्ट्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें गुड्स कवर होते हैं। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, जिसमें सर्विसेज कवर होती है, लाइक फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम। एंड थर्ड आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालने के लिए हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस कर देते हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जनरली इंडिया के लिए नेगेटिव रहता है, क्योंकि इंडिया गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा करता है देन एक्सपोर्ट। सिमिलरली बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में नेट सर्विसेज इंक्लूड होती है एंड नेट इनकम फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड नेट ट्रांसफर्स। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है टू नोट द डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर टर्म्स, जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल गुड्स की ट्रेड मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को देखा जाता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में पूरा गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर सभी को इंक्लूड किया जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओपी का वन ऑफ द पार्ट है, और बीओपी में बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ साथ अदर थिंग्स भी इंक्लूड होती है, जैसे सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट, लोन्स, ये सब इंक्लूड होता है। और इंडिया के स्टेटस की बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड यूजुअली डेफिसिट रहता है, मतलब जो हमारा इंपोर्ट ऑफ गुड्स है वो ज्यादा होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल फ्लोज। सो इन एंड ऑल, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ा कंपोनेंट है, जिसका एक सेक्शन है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि गुड्स से डील करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया के प्रेजेंट करंट अकाउंट के स्टेटस की। इंडिया का जो नेट मर्केंडाइज ट्रेड है, मतलब जो गुड्स में ट्रेड होता है, उसी का अनादर नेम होता है मर्केंडाइज ट्रेड, वो डेफिसिट में रहता है, क्योंकि इंडिया गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा करता है देन दी एक्सपोर्ट्स। और जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है वो सरप्लस में रहता है, मतलब इंडिया सर्विसेज को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है देन इंपोर्ट। लेकिन अगर हम करंट अकाउंट के सभी कंपोनेंट को जोड़ दें तो नेट नेगेटिव आता है, और इंडिया में ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिलता है। मतलब करंट अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो कम है एज कंपेयर टू जो पैसे का नेट आउटफ्लो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेमिटांसेस की। रेमिटांसेस वो पैसा होता है जो हमारे कंट्री के वो लोग जो किसी और कंट्री में काम करते हैं, वो इंडिया में पैसा ट्रांसफर करते हैं। सो इट इज द मनी सेंट बाय इंडियंस वर्किंग अब्रॉड। जैसे काफी लोग गल्फ कंट्रीज में काम करने जाते हैं, या फिर अब यूएसए में भी काम करने जाते हैं, तो वो जब अपने सरप्लस पैसे को इंडिया में अपने होम टाउन में ट्रांसफर करते हैं, तो उसे रेमिटांस कहा जाता है। आरबीआई की 2023 एंड 24 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का नेट रेमिटांस अराउंड $118 बिलियन है, और 2024-25 में अराउंड $135 बिलियन का रेमिटांस इंडिया को प्राप्त हुआ था।
वर्ल्ड में इंडिया टॉप रेसिपिएंट है रेमिटांसेस का। और अगर हम सोर्स की बात करें कि कौन कौन से कंट्रीज से मैक्सिमम रेमिटांस इंडिया में ट्रांसफर किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले आता है यूएसए, देन यूएई एंड फाइनली यूके। पहले क्या होता था, गल्फ कंट्रीज जैसे कि कतर, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, इन सबसे ज़्यादा पैसा एज अ रेमिटांस इंडिया में ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन रिसेंट ईयर्स में जो एडवांस इकोनॉमीज है जैसे यूएसए, यूके, इन सबसे ज़्यादा पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है एज कम्पेयर टू गल्फ इकोनॉमीज। और अगर हम टॉप रेसिपिएंट स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे पहले आता है, देन केरला एंड थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिकॉर्ड $825 बिलियन पे पहुंचा था। और अगर टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज की बात करें जो इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती है, तो उसमें सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग गुड्स, देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे स्मार्टफोन्स। हुआ क्या है ना, रिसेंट के कुछ ईयर्स में इंडिया में स्मार्टफोन असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, जिससे हमारा नेट एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है ऑफ द स्मार्टफोन्स। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बाद आता है ड्रग्स एंड फार्मा एंड जेम्स एंड ज्वेलरी। अगर हम टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है यूएसए, देन यूएई, नीदरलैंड्स, चाइना एंड यूके आर अदर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। अगर हम इंडिया के शेयर की बात करें इन द नेट एक्सपोर्ट्स, तो ग्लोबल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स में हमारा शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 1% से 1.8% हो गया है बिटवीन 2005 एंड 2024। तो प्रेजेंटली हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2% ऑफ ग्लोबल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपोर्ट्स को। इंडिया के जो इंपोर्ट्स है वो डोमिनेटेड है उन इंपोर्ट्स से जो हम हमारी एनर्जी नीड को फुलफिल करने के लिए करते हैं, जैसे ऑयल का इंपोर्ट या फिर नेचुरल गैस का इंपोर्ट, एंड उन मटेरियल से जो एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जैसे ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स। तो ये दोनों कंपोनेंट मेजर पार्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं इन द टोटल इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया। अगर हम टोटल मर्केंडाइज इंपोर्ट की बात करें इन 2024-2025, तो अराउंड $720 बिलियन हमारा टोटल मर्केंडाइज इंपोर्ट्स रहा। अगर हम टॉप इंपोर्टेड कमोडिटीज की बात करें तो सबसे पहले आता है पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, देन गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फोर्थ मशीन्स एंड बॉयलर्स, एंड लास्टली ऑर्गेनिक केमिकल्स। अगर हम टॉप इंपोर्ट सोर्सेज की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से, एंड अदर कंट्रीज आर रशिया। रशिया से रिसेंट टाइम में हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है क्योंकि हम ऑयल बहुत ज़्यादा अमाउंट में रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें डिस्काउंट पे ऑयल मिल रहा है। एंड अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ इंपोर्ट्स आर यूएई, यूएसए एंड सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट अगर हम कुछ प्रोडक्ट की बात करें जिसमें इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है, तो उसमें सबसे पहले आता है वेजिटेबल ऑयल्स, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स की जो हमारी पूरी डिमांड है उसका लगभग 60% हम इंपोर्ट से ही मीट करते हैं। और ये वेजिटेबल ऑयल के मेन सोर्सेज है इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। सिमिलरली अगर हम बात करें सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की, तो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे गुड्स का एक्सपोर्ट है उसमें हमारा डेफिसिट है, और टोटल करंट अकाउंट के डेफिसिट को कम करने में हमारा जो सर्विस का नेट एक्सपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 2024-25 में हमारा नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स अराउंड $390 बिलियन रहा। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन था आईटी सर्विसेज का, बिजनेस कंसल्टिंग का एंड टूरिज्म का। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स अराउंड 53 बिलियन था 2024-25 में। एंड मेजर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स थे मराइन प्रोडक्ट्स, नॉन बासमती राइस, स्पाइसेस एंड बफेलो मीट इन द सेम ऑर्डर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया राइस का एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर है। एंड वही हम मेजर एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल्स एंड पल्सेस आर वाइडली इंपोर्टेड इन इंडिया। पल्सेस का तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है एंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है, तो पल्सेस से रिलेटेड इफेक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम करंट अकाउंट से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो 2014 में पूछा गया था विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट अकाउंट, कि करंट अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। पहला स्टेटमेंट था बैलेंस ऑफ ट्रेड, सेकंड फॉरेन असेट्स, थर्ड बैलेंस ऑफ इनविजिबल एंड फोर्थ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो हमने ऊपर पढ़ा था बैलेंस ऑफ ट्रेड जो गुड्स में ट्रेड को इंक्लूड करता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। सिमिलरली बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स जो सर्विसेज एंड फैक्टर इनकम को कंट्रीब्यूट करता है इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। तो 1 and 3 शुड बी द पार्ट ऑफ आंसर।
सिमिलरली जो फॉरेन असेट्स एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, ये हमारे रिजर्व्स का पार्ट होते हैं। तो द आंसर शुड बी 1 and 3, मतलब आंसर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। सिमिलरली 2018 में पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द लास्ट 5 years। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंडिया जो एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करता है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एडिबल ऑयल जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट थी, द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स एज अ स्पेशल केस। तो ये स्टेटमेंट एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट थी, क्योंकि इंडिया कुछ ना कुछ कस्टम ड्यूटी तो लगाता ही होगा, स्पेशली ऑन एटलीस्ट सम ऑफ द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स। तो ऑप्शन 2 शुड बी एलिमिनेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 ओनली। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि इंडिया जितना प्रोड्यूस करता है उससे काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है एडिबल ऑयल्स। मूविंग फॉरवर्ड, 2019 में पूछा गया था, अमॉन्ग्स द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years? इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में से कौन सा सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया गया था? तो इसके ऑप्शन थे स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट, पल्सेस एंड वेजिटेबल ऑयल्स। और इसका आंसर था डी, वेजिटेबल ऑयल्स। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो 2018 का क्वेश्चन हमने ऊपर देखा उसी से इंस्पायर था। दैट्स व्हाई पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट। सिमिलरली 2019 में भी पूछा गया था, अमंग द फॉलोइंग which one is the largest exporter of rice in the world in the last 5 years? ऑप्शंस थे चाइना, इंडिया, म्यांमार एंड वियतनाम। हमने ऊपर देखा था कि नॉन बासमती राइस एज वेल एज बासमती राइस आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स डन बाय इंडिया। तो इसका आंसर था बी, इंडिया, बिकॉज इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। आगे देखते हैं, 2020 में पूछा गया था, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट था, इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्केंडाइज इंपोर्ट्स। हाँ, इंडिया जो गुड्स में एक्सपोर्ट करता है वो कम है एज कंपेयर टू जो गुड्स का इंपोर्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट थी, इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन द रिसेंट ईयर्स। तो इस स्टेटमेंट को हम बाद में देखेंगे। थर्ड स्टेटमेंट थी, इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर देन द इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इंडिया सर्विस का एक्सपोर्ट ज्यादा करता है एज कंपेयर टू नेट इंपोर्ट। फोर्थ स्टेटमेंट था, इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये भी सही है, क्योंकि करंट अकाउंट के तीनों कंपोनेंट को जोड़ दे तो नेट डेफिसिट निकल के आता है, क्योंकि करंट अकाउंट में नेट मनी का इनफ्लो कम है एज कंपेयर टू द टोटल आउटफ्लो। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इंडिया में जनरली करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। तो स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 शुड बी दी पार्ट ऑफ आंसर, और ये केवल एक ही ऑप्शन में है। सिमिलरली फॉर पॉइंट 2 हम ये देख सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम में इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे मेड इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। तो कहीं ना कहीं ये जो रॉ मटेरियल्स है इनका इंपोर्ट भी बढ़ा होगा। तो ऐसे भी हम सेकंड स्टेटमेंट को सोच सकते थे। सिमिलरली 2020 में अनदर क्वेश्चन पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। देखिए, जब भी ऐसे टर्म आते हैं कंसिस्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज, तो वो जनरली रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट था, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। देखिए, ये एक जनरलाइज सी स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट आइटम, और बांग्लादेश तो अपने टेक्सटाइल के लिए जाना भी जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट थी, इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। ये स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि नेपाल नहीं, बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। तो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं रिसेंट के कुछ ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को। तो 2023 में पूछा गया था, दो स्टेटमेंट दी गई थी बेसिकली। स्टेटमेंट 1 थी, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। देखिए, जब भी ऐसा स्पेसिफिक डेटा दिया जाए तो उसके सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और स्पेशली इसमें कोई ये नहीं दिया गया है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में कौन सी कमिटी या कौन सी रिपोर्ट के अनुसार। तो हो सकता है आज 3.2% हो लेकिन कल 3.4% हो।
तो इस स्टेटमेंट को यूपीएससी जस्टिफाई नहीं कर सकती। और हमने ऊपर पढ़ा भी था कि गुड्स के एक्सपोर्ट में इंडिया अराउंड 1.8% कंट्रीब्यूट करता है टू द वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। और इन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की ब्यूटी ये है कि अगर आप एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं तो आप सीधे आंसर पे आ जाते हैं। तो इस केस में आंसर हो जाएगा डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। हम स्टेटमेंट 2 को भी पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 2 है, मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। देखिए ऐसे जनरलाइज टर्म्स यूज किए गए हैं, मैनी, सम, तो ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीम को अवॉइड करने की कोशिश की गई है और ये स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होती है क्योंकि किसी ना किसी लोकल कंपनी या फॉरेन कंपनी ने तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का यूज किया ही होगा। सो इन दिस क्वेश्चन डी शुड बी द आंसर। सिमिलरली 2024 में पूछा गया था, अगेन दो स्टेटमेंट दी गई थी। स्टेटमेंट 1 थी, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देखिए ये एक तरह का एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि डज नॉट इंपोर्ट एनी एप्पल्स, तो कुछ ना कुछ एप्पल तो इंडिया इंपोर्ट करता ही होगा और एप्पल कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है जिसपे इंडिया रिस्ट्रिक्शन लगाए। तो दिस स्टेटमेंट शुड बी इनकरेक्ट। सिमिलरली अगर हम एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर लेते तो हम सीधे आंसर पे आ सकते थे, लेकिन हम स्टेटमेंट 2 को भी पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2 इज, इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की अप्रूवल चाहिए होती है जब भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को इंपोर्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो पीवाईक्यूज देख लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक को कवर करते हैं, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो कंसिस्टेंटली डेफिसिट में रहा है, जो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज पोज करता है फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो इसका मतलब है कि इंडिया स्पेंड ज्यादा कर रहा है एज कंपेयर टू द अर्निंग्स जो उसे करंट अकाउंट में होती है। मतलब अगर करंट अकाउंट है तो इसमें इनफ्लो कम हो रहा है एज कंपेयर टू द आउटफ्लो, इसलिए नेट डेफिसिट है। और अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारी इनकम ऑफ द करंट अकाउंट, इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट में है। और अगर हम करंट अकाउंट से रिलेटेड डायनामिक्स को समझे तो पहले देखते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है और इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट होने का फॉलोइंग फैक्टर्स है। पहला है, इंडिया बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, अराउंड 85% ऑफ इट नीड्स इंपोर्ट से फुलफिल होती है। और जब भी हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें डॉलर में पे करना पड़ेगा, जिससे डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और रुपी जो होगा वो डेप्रिशिएट कर जाएगा, अपनी वैल्यू लूज कर देगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन में हमें हमारे ऑयल इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए, जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको बढ़ाना चाहिए। साथ में जो करंट अकाउंट में हमारे एक्सपोर्ट्स है उनको भी इंक्रीज करना चाहिए, जैसे आईटी एक्सपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, फार्म एंड टेक्सटाइल्स, इनको हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि करंट अकाउंट डेफिसिट को हम कम कर सके या फिर करंट अकाउंट सरप्लस की तरफ मूव कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि इंडिया ऑयल तो इंपोर्ट करता ही है, साथ में बहुत ज्यादा गोल्ड भी इंपोर्ट करता है। अगेन जब इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपी तो डेप्रिशिएट होगा ही, साथ में जो हमारे डॉलर डॉलर के रिजर्व्स है वो भी कहीं ना कहीं डिप्लीट होंगे, तो इससे हमारा फॉरेन रिजर्व्स फॉल हो जाता है। एंड टू टैकल दिस हमें गोल्ड और ऑयल इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए ताकि डॉलर का नेट आउटफ्लो हम कम कर सके। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी जैसी आइटम्स को भी एक्सटेंसिवली इंपोर्ट करता है और ये सभी एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ डॉलर हमारे कंट्री से बाहर जाएगा। तो इसे टैकल करने के लिए हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए ताकि बाहर से कंपनीज आके हमारी कंट्री में ही अपना प्लांट स्टैब्लिश करे और हमारी एक्सटर्नल इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है लो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, और इसी कारण हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं बढ़ पाते और इंपोर्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए नेट डेफिसिट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम हमारी करेंसी को डिवेल्युएट कर सकते हैं, ताकि अगर रुपी डेप्रिशिएट होगा या रुपी की वैल्यू गिरेगी तो एक्सपोर्ट जो होता है वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे हमारा नेट करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम हमारे रुपये की वैल्यू को कम करेंगे तो हमारा इंपोर्ट भी एक्सपेंसिव हो जाता है, विच इज अनदर रीजन कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है जिसके कारण हमारे इंपोर्ट्स
कॉस्टलियर हो जाते हैं। एक्सपोर्ट्स तो बढ़ते हैं जब भी रुपी डेप्रिशिएट होता है, लेकिन हमारे इम्पोर्ट भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जिससे एक डाउनवर्ड प्रेशर पड़ता है हमारी करेंसी पे, रुपी पे। और इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमें एक्सपोर्ट सब्सिडीज को प्रमोट करना चाहिए, ताकि इंडिया से ज़्यादा कमोडिटीज एक्सपोर्ट हो सके। साथ ही हमें नए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन को भी फाइंड आउट करना चाहिए, जैसे लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हुई, अफ्रीकन कंट्रीज हुई। इन कंट्रीज में हम काफ़ी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इन सभी फैक्टर्स को फॉलो करेंगे तो हमारा जो नेट करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हम कम कर पाएंगे। अभी तक हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के पहले कंपोनेंट यानी कि करंट अकाउंट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया, और हम आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के सेकंड कंपोनेंट को, जो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बेसिकली वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए जाते हैं जो इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होते हैं, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। इन्वेस्टमेंट जैसे कि एफडीआई, एफआईआईस, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, या फिर लोन्स जैसे कि आईएमएफ से अगर इंडिया लोन लेती है तो उसे हम कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉरेन कंपनी है और वो इंडिया में एक प्लांट या फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है फ्रॉम द फॉरेन, तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे और ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। नेक्स्ट, अगर हम कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जैसे अगर कोई फॉरेन से कंपनी आई, वो फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रही है, या फिर किसी कंपनी के 10% से ज़्यादा शेयर को बाय करती है, तो वो सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो कि थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है, क्योंकि इसके पीछे मेन रीज़न प्रॉफिट मेकिंग रहता है, उन सभी इन्वेस्टमेंट को कवर करता है जो कि फॉरेन प्लेयर्स इंडिया के शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द क्विक रिटर्न्स। नेक्स्ट कंपोनेंट है एक्सटर्नल बोरोइंग्स का, जो कि इंडियन कंपनीज फॉरेन के बैंक से या फॉरेन कंट्री से बोरो करती है, जैसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग इसमें इंक्लूड होता है। थर्ड कंपोनेंट आता है एक्सटर्नल असिस्टेंस का, जैसे अगर इंडिया किसी फॉरेन के बैंक से या फॉरेन की किसी कंट्री से लोन लेती है, तो वो सब कैपिटल अकाउंट के एक्सटर्नल असिस्टेंट वाले पोर्शन में इंक्लूड होगा। अब हम इन सभी सब कंपोनेंट्स को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई। एफडीआई में इंक्लूड होता है अगर कोई फॉरेन कंपनी फैक्ट्री सेटअप कर ले या फिर कोई प्लांट या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे इंडिया में, और या फिर अगर वो 10% से ज़्यादा शेयर किसी इंडियन कंपनी के बाय करते हैं, तो वो भी एफडीआई का पार्ट होता है। और अगर इसका हम एग्जांपल देखें कि अगर एप्पल कंपनी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है इंडिया में, तो वो एफडीआई का पार्ट होगा। नेक्स्ट आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। इसमें क्या होता है, फॉरेन इंडिविजुअल्स इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट से शेयर या बॉन्ड्स परचेज करते हैं ओनली फॉर द प्रॉफिट मोटिव। इसमें जो उनकी नेट होल्डिंग होती है वो 10% से कम रहती है, और अगर यही 10% से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम एफडीआई में इंक्लूड करेंगे। और इसका एग्जांपल है, अगर यूएस का कोई पर्सन है, यूएस का इन्वेस्टर है, वो अगर रिलायंस के शेयर खरीदता है ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो वो एफपीआई का पार्ट होगा। नेक्स्ट आता है ईसीबी यानी कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग। वो बोरिंग जो कि कॉमर्शियली ली जाती है फॉर फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, उसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग कहते हैं। जैसे अगर इंडिया की कोई कंपनी है, वो फॉरेन के किसी बैंक से मनी को बोरो कर रही है, तो वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाटा स्टील सिटी बैंक ऑफ यूएसए से बोरो करता है, तो वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट आता है एनआरआई डिपॉजिट यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, वो इंडियंस जो इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड की किसी दूसरी कंट्रीज में काम करते हैं, वो अगर इंडिया के किसी बैंक में पैसे को डिपॉजिट करते हैं, तो वो एनआरआई डिपॉजिट्स में काउंट होता है। और इंडिया में एनआरआईज के लिए स्पेशल बैंक अकाउंट्स खोले जाते हैं, जैसे कि एफसीएनआर यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, और एनआरई अकाउंट जैसे नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। और इसका अगर एग्जांपल देखें, तो अगर इंडिया का कोई एनआरआई है और वो यूएसए में है, लेकिन वो एसबीआई के एनआरई अकाउंट में मनी डिपॉजिट करता है, तो वो एनआरआई डिपॉजिट कही जाएगी और कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनेगी। लास्ट आता है वो लोन्स जो फॉरेन कंट्रीज से लिए जाते हैं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लिए जाते हैं, उन्हें भी हम कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1991 की क्राइसिस के टाइम इंडिया ने आईएमएफ से बोरो किया था टू रिजॉल्व इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो याद रखिएगा, ये सभी पार्ट होते हैं कैपिटल अकाउंट के, करंट अकाउंट का पार्ट नहीं होते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है एनआरआई डिपॉजिट से रिलेटेड जो कि कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो एनआरआई जब भी अपने फैमिली को पैसा ट्रांसफर करते हैं फॉर पर्सनल यूजेस तो रेमिटांसेस का पार्ट होता है और वो करंट अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन एनआरआई जब भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं अंडर द एफसीएनआर या फिर एनआरआई स्कीम्स तो वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट का पार्ट नहीं होते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। और ये नोट वही है कि जब एनआरआई रेमिटांसेस सेंड करते हैं पर्सनल मनी ट्रांसफर टू देयर फैमिलीज तो करंट अकाउंट में जाता है। लेकिन एनआरआई बैंक डिपॉजिट्स जो होते हैं जैसे एफसीएनआर या एनआरई अकाउंट्स में तो वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो इस डिफरेंशिएशन को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफडीआई एंड एफआईआई के बीच में डिफरेंसेस का। तो अगर हम देखें एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई या एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई में ओनरशिप 10% या ज्यादा शेयर्स की होती है, वही एफपीआई में 10% से कम शेयर कोई फॉरेन एंटिटी होल्ड करता है। सेकंड, एफडीआई में फॉरेन इन्वेस्टर के पास मैनेजमेंट कंट्रोल भी होता है जो कि एफपीआई में नहीं होता है। एफडीआई लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किया जाता है और इसलिए स्टेबल होता है और इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल रहता है। लेकिन एफपीआई जो होता है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए वॉलेटाइल होता है और हॉट मनी का रूप ले लेता है। मतलब सडन आउटफ्लो हो जाता है कंट्री से उस पैसे का अगर कोई क्राइसिस की सिचुएशन आने वाली हो या फिर मार्केट में अनसर्टेनिटी हो टूवर्ड्स मोर रिलायबल इन्वेस्टमेंट्स लाइक गोल्ड या फिर यूएस ट्रेजरी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर सैमसंग नोएडा में अपना प्लांट लगाता है तो वो एफडीआई का पार्ट होगा। वही अगर गोल्डमैन टीसीएस के शेयर को बाय करता है लेस देन 10% शेयर को तो वो एफपीआई का पार्ट होगा। और इकोनॉमी के लिए एफडीआई बेनिफिशियल होता है, इसलिए इसको प्रीफर किया जाता है क्योंकि बेटर मैनेजमेंट के साथ साथ बेटर टेक्नोलॉजी भी फॉरेन कंट्रीज से, खासकर एडवांस कंट्रीज से इंडिया में आती है। वही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लेस प्रीफर्ड है क्योंकि ये रिस्की होता है, क्योंकि इसके कारण सडन आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द इकोनॉमी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट से पूछे गए पीवाईक्यूज की। तो 2020 में पूछा गया था विथ रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। पहली स्टेटमेंट थी इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स असेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। देखिए जरूरी नहीं लिस्टेड कंपनी में हो, अनलिस्टेड में भी हो सकता है या फिर प्लांट भी लगाया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट थी इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि एफडीआई के केस में कोई मनी एज अ लोन रिटर्न नहीं करना होता। अगर प्रॉफिट होगा तो एज अ पोर्शन इन्वेस्टर को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कोई लाइबिलिटी नहीं है कि सर्टेन अमाउंट इन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन्वेस्टर को पे करना होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हैंस स्टेटमेंट बी शुड बी द आंसर। सिमिलरली 2021 में पूछा गया था कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन एफडीआई। तो यहाँ पे जो चौथा स्टेटमेंट है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, इसके लिए एक डिफरेंट सेक्शन है जो एनआरआई डिपॉजिट कहलाता है। वही एफडीआई एक डिफरेंट कंपोनेंट है अंदर कैपिटल अकाउंट जिसमें फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1, 2 एंड 3। याद रखिएगा रेजिडेंट के लिए अलग से हम एनआरआई डिपॉजिट करके हेडिंग बनाते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं हमारे नेक्स्ट सबसेक्शन को जो है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। सो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स वो लोन्स है जो इंडिया का कोई रेजिडेंट फॉरेन के किसी रेजिडेंट से बोरो करता है, यानी कि किसी नॉन रेजिडेंट लेंडर से वो लोन लेता है। इसमें इंक्लूड होता है बैंक लोन्स, बायर्स क्रेडिट एंड सप्लायर्स क्रेडिट एंड मैनी अदर फॉर्म ऑफ बोरिंग। देखिए होता क्या है ना कि जो एडवांस इकोनॉमीज होती है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कम होती है, इसलिए जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज होती है वो इंडिया में बोरो करने के बजाय इन एडवांस कंट्री से बोरो करते हैं ताकि कम इंटरेस्ट देना पड़े। और इसका बेनिफिट लेने के लिए ही एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग का यूज किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग में भी हम फॉरेन से पैसा ले रहे हैं, एफडीआई में भी फॉरेन से पैसा आ रहा है, लेकिन जो एफडीआई में पैसा आता है वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, वो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं होती। लेकिन जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग में पैसा आता है वो लोन लेने वाले की एक लाइबिलिटी होती है क्योंकि उन्हें प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट वापस से उस फॉरेन एंटिटी को पे करना होता है। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट
वही एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग एक तरह का डेब्ट होता है, मतलब एक लाइबिलिटी होती है जो कि रिटर्न करनी होगी। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, दो तरह का हो सकता है। पहला है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, मतलब वो बोरिंग जो कि फॉरेन करेंसी में ली गई है और फॉरेन करेंसी में ही पे करनी होगी। इसमें जो बोरोवर होता है वो एक्सचेंज रेट रिस्क को बियर करता है, क्योंकि बोरोवर को पहले अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा और फिर इस फॉरेन करेंसी को पे करना होगा टू द पर्सन जिससे लोन लिया गया था। और जब भी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी तो इस डोमेस्टिक एंटिटी को ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा टू दिस फॉरेन सोर्स ऑफ फंडिंग। आई होप आप समझ पाए होंगे। और इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक नया इनोवेशन किया गया जिसको कहते हैं INR डिनोमिनेटेड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग। मतलब हम बाय तो फॉरेन से करेंगे लोन, मतलब हम लोन तो फॉरेन से लेंगे लेकिन इंडियन रुपीज में लेंगे। इसमें जो फॉरेन के रेजिडेंट होंगे वो पहले अपनी करेंसी को रुपी में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये रुपी को लोन एज अ लोन देंगे, जिससे जो फॉरेन का लेंडर है वो एक्सचेंज रेट रिस्क को बियर करता है। और इसका एक एग्जांपल है मसाला बॉन्ड्स, जो कि फॉरेन कंट्रीज में इशू किए जाते हैं टू बोरो फंड इन द रूपी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं रेगुलेटरी पैरामीटर्स रिलेटेड टू ECBs, यानी कि RBI की क्या क्या गाइडलाइंस है टू रेगुलेट एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स। इसमें सबसे पहले आता है कि हु आर द एलिजिबल बोरोवर्स, वो कौन कौन सी एंटिटीज है जो कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग के थ्रू फॉरेन से लोन ले सकती है। तो इसमें वो सभी एंटिटीज इंक्लूड होती है जो कि FDI को रिसीव कर सकती है, साथ में पोर्ट ट्रस्ट, SEZ यूनिट्स एंड SIDBI भी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग का यूज कर सकती है। सेकंड आता है रिकॉग्नाइज लेंडर्स, यानी कि कौन कौन से सोर्सेज से लोन एज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग लिया जा सकता है। तो केवल उन्हीं कंट्रीज से लिया जा सकता है जो कि FATF कंप्लाइंट कंट्री हो या फिर IOSCO कंप्लाइंट कंट्री हो, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन। साथ ही मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन सबसे भी बोरो किया जा सकता है। थर्ड गाइडलाइन है रिगार्डिंग द मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी, कि कम से कम कितना टाइम पीरियड होना चाहिए बिफोर द रीपेमेंट। तो जनरली 3 years होता है, मतलब एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को मिनिमम रीपेमेंट के लिए 3 साल से ज्यादा का टाइम होना चाहिए। फोर्थ है लिमिट ऑन द अमाउंट विच कैन बी बोरोड, तो वो है $750 million पर फाइनेंशियल ईयर। तो कुल मिला के मैक्सिमम $750 million को बोरो किया जा सकता है, जिसका मिनिमम रीपेमेंट पीरियड 3 years का होना चाहिए। और वो केवल उन्हीं कंट्रीज से बोरो किया जा सकता है जो कि FATF या IOSCO कंप्लायंट है, और केवल उन्हीं एंटिटी द्वारा बोरो किया जा सकता है जो कि FDI रिसीव कर सकती है या फिर पोर्ट ट्रस्ट, SEZ या SIDBI हो। तो डेट वॉज ECB इन अ नटशेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे कुछ यूजेस की जिसके लिए एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को यूज नहीं किया जा सकता, जिसे कहते हैं नेगेटिव एंड यूज लिस्ट फॉर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। मतलब हम कुछ एक्टिविटीज के लिए एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम फॉरेन से मनी एज अ लोन लेते हैं तो उसे हम रियल एस्टेट एक्टिविटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एंड अदर कंपोनेंट ऑफ नेगेटिव एंड यूज लिस्ट आर, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या फिर वर्किंग कैपिटल या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लोन लेना या फिर ऐसी एंटिटीज को लोन देना। और अगर हमने पहले कोई रुपये में लोन लिया था उसको रीपेमेंट के लिए लोन लेना, तो ये सब अलाउ नहीं है अंडर द एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स। तो कीप दिस नेगेटिव एंड यूज लिस्ट इन माइंड। मूविंग ऑन, अगर हम देखें कुछ करंट डेटा एंड ट्रेंड्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग हमारे इंडिया के एक्सटर्नल डेट का लार्जेस्ट कंपोनेंट है, जो कि अराउंड 1/3 यानी कि 33 से 35% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल डेप्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। और ECBs के बाद में आते हैं NRI डिपॉजिट्स। और अगर हम इसे इंटरनेशनल इकोनॉमी से जोड़े, तो जब भी US फेडरल रिजर्व अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और ऐसे केसेस में फिर कंपनीज को डोमेस्टिक मार्केट से ही बोरो करना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग मेनली डॉलर करेंसी में ही किया जाता है, जो कि अराउंड 70% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसलिए इंडिया की करेंसी की जो वैल्यू है एज कम्पेयर टू डॉलर, ये बहुत क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर होती है इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट टू बी रिटर्न टू द एक्सटर्नल लेंडर्स। और इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है ओरिजिनल सिन का, जिस कॉन्सेप्ट को 1998 में कॉइन किया गया था। और ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एक कंट्री फॉरेन की किसी कंट्री से अपनी ही करेंसी में बोरो नहीं कर सकती। तो इसी इनेबिलिटी को दर्शाने के लिए एक टर्म लाया गया और वो टर्म था ओरिजिनल सिन।
और अगर हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग या इंडिया के डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखें तो 2019 में यूपीएससी ने पूछा था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें स्टेटमेंट 1 थी मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। देखिए गवर्नमेंट एंटिटीज नहीं, जो कॉमर्शियल कंपनीज होती है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इन द एक्सटर्नल डेट, क्योंकि यही डोमेस्टिक कंपनीज फॉरेन के किसी बैंक से बोरो करती है बिकॉज देयर आर लोअर इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट्स। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट थी ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। देखिए सभी का सभी डेट नहीं, ऑल डेट नहीं, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जिसको हम एलिमिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हालांकि यूएस डॉलर्स अराउंड 3/4 ऑफ टोटल एक्सटर्नल बोरोइंग को डिनोट करता है, लेकिन फिर भी सारा का सारा इंडियन का एक्सटर्नल डेट यूएस डॉलर्स में डिनोमिनेटेड नहीं है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। सिमिलरली 2022 में पूछा गया था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। देखिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गई है, और अगर लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी। तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि फॉरेन कंट्री में क्यों इन्वेस्ट करें अगर हमें यूएसए में ही ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज से निकाल लेंगे और यूएस में इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि वहां पे उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट थी कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद द एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को यूएसए में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो बाकी एंटिटीज को लोन देने के लिए अंडर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट को डिमांड करेंगे, और इसलिए जो फर्म्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही स्टेटमेंट कैपिटल फ्लाइट से रिलेटेड है, जिसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा वहां से निकाल लेते हैं जहां पे कम इंटरेस्ट मिल रहा है और वहां इन्वेस्ट कर देते हैं जहां ज्यादा पैसा मिल रहा है, जिसमें पहले वाली कंट्रीज को सडन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज देखने को मिल सकता है। थर्ड स्टेटमेंट थी डिवेल्युएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि डिवेल्युएशन से करेंसी रिस्क डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है, क्योंकि डोमेस्टिक बोरोवर को पहले अपने डोमेस्टिक करेंसी को डॉलर या फिर फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा और फिर वो पे करेगा टू द एक्सटर्नल इन्वेस्टर। और अगर रुपी की वैल्यू ज्यादा डेप्रिशिएट कर गई तो उसको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा टू दिस इन्वेस्टर। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, इसलिए इसका आंसर होगा ए, 1 एंड 2। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सबसेक्शन, जो है कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। देखिए कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि हम हमारी डोमेस्टिक करेंसी को कितना फ्रीली फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करवा सकते हैं। ठीक है, सो इट मीन्स हाउ फ्रीली वी कैन एक्सचेंज इंडियन रुपी फॉर अनदर करेंसीज लाइक डॉलर, येन और पाउंड। तो इसे करंट अकाउंट के लिए और कैपिटल अकाउंट के लिए सेपरेटली देखा जाता है। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट कराना फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू करंट अकाउंट। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराना फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसे करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में आ जाएगा अगर हमको रुपी को डॉलर या किसी और फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराना है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में आ जाएगा अगर हमें रुपी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है फॉर इन्वेस्टमेंट या फिर हमें किसी को लोन देना हो विच इज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो और अगर हम इंडिया के स्टेटस की बात करें, इंडिया में फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है सिंस 1994, लेकिन ओनली पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है इन कैपिटल अकाउंट। सो इंडिया ओनली हैज पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वेयर एज फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अब ऐसा क्यों है, देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे वाइटल इंपोर्ट्स हैं, अगर उन्हें हम नहीं मंगवाएंगे हमारी कंट्री में तो हमारी इकोनॉमी भी ठप हो जाएगी। इसलिए टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ट्रेडर्स लाइक इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, उनके पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज कर सके। लेकिन कैपिटल अकाउंट की एक्टिविटी में केस अलग है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में वो भी इन्वेस्टमेंट आता है जो कि फॉरेनर्स प्रॉफिट मेकिंग के लिए इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर दी गई तो अगर हमारी इकोनॉमी में थोड़ी बहुत भी अनसर्टेनिटी हुई
तो ये फॉरेन इन्वेस्टर जल्दी से अपना पैसा इंडिया से निकाल लेंगे और अपनी होम कंट्री में इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे सडन कैपिटल फ्लाइट हो जाएगी फ्रॉम इंडिया और वो हमारे मार्केट को डिस्टेबलाइज कर सकती है। और अगर हम इन दोनों का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, मान लीजिए अगर हमें यूएसए से कोई लैपटॉप इंपोर्ट करना है इंडिया में, तो हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है टू कन्वर्ट अवर डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। लेकिन वही अगर इंडिया का कोई रेजिडेंस है, उन्हें यूएसए में कहीं इन्वेस्ट करना है, तो उन पर कुछ लिमिटेशंस है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, आइदर related to time period or related to the amount which they can invest. So an Indian cannot freely invest in US stock market without limits. RBI द्वारा कुछ लिमिट लगाई गई है। तो इन क्रक्स याद रखिए, फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है लेकिन पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। और अगर इस सेक्शन से पूछे गए पीवाईक्यूज को देखें तो 2015 में पूछा गया था, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाइज, देखिए ये तो टर्म ही है, कन्वर्टिबिलिटी मतलब रुपी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना। तो इसका आंसर था सी, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा। दूसरी फॉरेन करेंसी को भी हम रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी इंक्लूड होता है इन द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। सिमिलरली 2020 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंस इन द नियर फ्यूचर, which of the following action policies are most likely to give some immunity to India? कि अगर ग्लोबल क्राइसिस की सिचुएशन हो तो कौन कौन से एक्शंस हमें एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। पहली स्टेटमेंट थी नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स पे डिपेंड होंगे तो जैसे ही क्राइसिस की सिचुएशन आने लगेगी ये सब फॉरेनर्स अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे, जिससे इंडियन मार्केट और डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आंसर का पार्ट होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट था ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स। देखिए अगर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन बैंक आ जाएंगे हमारी इकोनॉमी में, तो जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन आएगी ये वापस अपना सारा पैसा अपने होम कंट्री में ट्रांसफर कर लेंगे, जिससे अगेन हमारी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट आंसर का पार्ट नहीं होगी क्योंकि ज्यादा फॉरेन बैंक होने से हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। थर्ड स्टेटमेंट थी मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अगेन अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो इंडिया में पैसा लगाया है वो वापस जल्दी से विड्रॉ कर लेंगे टू इन्वेस्ट इन मोर रिलायबल फंड्स लाइक यूएस ट्रेजरी या फिर गोल्ड में। सो अगेन फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हमारे रिस्क को बढ़ा देगा। तो आंसर शुड बी ओनली 1। तो इसका आंसर होगा ए, 1 ओनली। सो आफ्टर कवरिंग करेंसी कन्वर्टिबिलिटी लेट अस मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक तरीके का इमरजेंसी फंड होता है जो एक सेफ्टी नेट के तौर पे काम करता है अगर ग्लोबल इकोनॉमी में कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन आए तो। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक तरीके का सेविंग बैंक अकाउंट मान लीजिए आप, जो कि आरबीआई मेंटेन करता है ताकि हम हमारी सारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाए। सो इट इज हेल्ड एंड मैनेज बाय आरबीआई और आरबीआई ये रोल अंडर फेमा एक्ट प्ले करता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के एक्ट के अंदर ही आरबीआई को मैंडेट किया गया है टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और इन रिजर्व को रखा जाता है मेनली टू मीट इंटरनेशनल पेमेंट ऑब्लिगेशंस एंड टू मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। मतलब जो रुपये की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ अदर हार्ड करेंसीज लाइक डॉलर वो स्टेबल रहे, उसके लिए भी आरबीआई इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज करती है। अगर हम बात करें मेन कंपोनेंट्स की जो कि आरबीआई द्वारा मैनेज किए गए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो इसमें सबसे पहले आता है फॉरेन करेंसी असेट्स। फॉरेन करेंसी असेट्स में वो सभी फॉरेन करेंसीज इंक्लूड होती है जो कि आरबीआई के द्वारा हेल्ड की जाती है, और मेनली यूएस डॉलर्स को आरबीआई हेल्ड करता है, लेकिन यूएस डॉलर्स के साथ साथ अदर करेंसीज लाइक यूरोस, ब्रिटिश पाउंड्स, जापानीज येन भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इंक्लूड रहती है। और फॉरेन करेंसी असेट्स लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे फॉरेक्स रिजर्व का, अराउंड 90% ऑफ द टोटल। इसके बाद आता है गोल्ड। गोल्ड यानी जो फिजिकल गोल्ड बार्स या फिर गोल्ड इंडिया या आरबीआई द्वारा ओन है, लेकिन इन्हें फॉरेन वॉल्ट्स में यानी कि टोटल गोल्ड का कुछ प्रपोर्शन फॉरेन बैंक्स में रखा जाता है, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड। और गोल्ड एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रिजर्व एसेट है जिसे हर कंट्रीज एक्सेप्ट करती है। टोटल फॉरेक्स रिजर्व का ये अराउंड 8 to 9% कॉन्स्टिट्यूट करता है।
इसके बाद आता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि SDRs। So SDRs are like a basket of currency जिसमें different international currencies like US dollar, euro, pound, yen and Chinese yuan included है। So it is an इंटरनेशनल रिजर्व असेट जो कि IMF ने क्रिएट किया है। होता क्या है ना, ये SDR एक बास्केट ऑफ करेंसी के तौर पे एक्ट करता है और इन SDR को IMF मेंबर दूसरे IMF मेंबर के साथ एक्सचेंज कर सकता है इन रिटर्न ऑफ अदर हार्ड करेंसीज लाइक डॉलर। ठीक है, तो SDR को ट्रेड किया जा सकता है टू गेट डॉलर्स एंड अदर हार्ड करेंसीज। टोटल फॉरेक्स रिजर्व का ये अराउंड 1 to 2% कॉन्स्टिट्यूट करता है। एंड नेक्स्ट आता है रिजर्व पोजीशन विथ IMF। तो ये वो पोर्शन है इंडिया के कोटा का विद द IMF जो कि बिना किसी कंडीशन के एक्सेस किया जा सकता है। जब भी एक कंट्री IMF का मेंबर बनती है तो वो सर्टेन कोटा IMF को प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका एक पोर्शन है जिसे रिजर्व ट्रांसपोजिशन कहते हैं और इस पोर्शन को वो कंट्री विड्रॉ कर सकती है विदाउट एनी कंडीशंस। और इसका हमारे फॉरेक्स रिजर्व में लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन है जो कि अराउंड 0.5%। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये फॉरेक्स रिजर्व एक इमरजेंसी फंड के तौर पे एक्ट करते हैं एंड अगर हमारा एक्सपोर्ट बुरी तरीके से फेल भी हो जाता है तो भी हम हमारे जो क्रूशियल इंपोर्ट्स है जैसे ऑयल एंड अदर एनर्जी रिलेटेड इंपोर्ट्स जिस पे हमारी पूरी इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली डिपेंड है, उनके लिए भी पे कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिजर्व। नेक्स्ट है इन्हीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज करके RBI करेंसी मार्केट में इंटरवीन करता है और रुपी की वैल्यू को स्टेबलाइज करता है जिससे रुपी एक लिमिट से ज्यादा ना ही डेप्रिशिएट हो ना ही एप्रिशिएट हो। थर्ड है ये फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि इंडिया के पास सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व है जिससे वो अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशन को मीट कर सकता है। फोर्थ है फॉरेक्स रिजर्व इंडिया को अपनी क्रेडिट रेटिंग को मेंटेन या इंप्रूव करने में हेल्प करता है और अगर इंडिया की क्रेडिट रेटिंग अच्छी रहेगी तो इंडिया को लोअर इंटरेस्ट पे भी लोन मिल जाएगा। एंड अगर सडन कैपिटल आउटफ्लो हो जाता है, जैसे कैपिटल फ्लाइट अगर हो जाता है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना मनी इंडियन इकोनॉमी से पुल आउट कर लेते हैं, तो भी ये रिजर्व एक तरीके इंश्योरेंस के तौर पे काम करता है। एंड लास्टली ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे एक्सटर्नल डेट को के पेमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो जितना हमारा एक्सटर्नल डेट है उतना ही लगभग हमारा टोटल रिजर्व भी है, तो हम हमारे पूरे एक्सटर्नल डेट को पे कर सकते हैं फ्रॉम अवर रिजर्व्स। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। नेक्स्ट हम कवर करते हैं कि एक आइडियल लेवल ऑफ फॉरेक्स रिजर्व कितना होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ रूल्स या स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। इसमें सबसे पहला स्टैंडर्ड है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व एटलीस्ट 3 मंथ्स के इंपोर्ट्स को कवर करना चाहिए। और अगर हम प्रेजेंट इंडिया का स्टेटस देखें तो इंडिया के पास सफिशिएंट रिजर्व है कि वो अराउंड 11 से 12 मंथ के इंपोर्ट्स को कवर कर सकता है। सेकंड स्टैंडर्ड है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व शुड कवर टोटल शॉर्ट टर्म फॉरेन डेट और इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है देन अवर शॉर्ट टर्म डेट जो हमें शॉर्ट टर्म में ही चुकाना होगा, तो ये भी हमारी पोजीशन को स्ट्रांग बनाता है। थर्ड स्टैंडर्ड है कि फॉरेक्स रिजर्व अराउंड 10 to 20% होना चाहिए ऑफ द मनी सप्लाई जो कि ब्रॉड मनी यानी M3 से कैलकुलेट की गई हो। तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी इसी रेंज में लाई करता है। तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व एक हेल्दी स्टेट में है। और अगर हम कुछ करंट ट्रेंड की बात करें तो इंडिया का टोटल रिजर्व अराउंड 700 बिलियन है जिससे हम हमारे 11 से 12 मंथ की इंपोर्ट को कवर कर सकते हैं। और इसी रिजर्व को यूज RBI करता है टू इंटरवीन इन द currency market to stabilize the value of rupee and to prevent the excessive volatility in the value of rupee। जैसे अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती है तो RBI मार्केट में डॉलर्स को सेल कर देगा फ्रॉम इट्स रिजर्व्स, और अगर रुपी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो RBI डॉलर को बाय कर लेगा टू स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ रुपी, जिससे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इस सेक्शन से पूछे गए PYQs को देखें तो 2015 में पूछा गया था द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, तो इसका आंसर था डॉलर्स एंड अदर हार्ड करेंसीज। सिमिलरली 2016 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इंपोर्ट कवर समटाइम्स सीन इन द न्यूज। तो इंपोर्ट कवर यही बताता है कि कितने मंथ का इंपोर्ट हम हमारे रिजर्व से पे कर सकते हैं। सो इसका आंसर था डी, इट इज द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स दैट कुड बी पेड
फॉर बाय अ कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व्स। तो इसका आंसर था डी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक जो है करेंसी एक्सचेंज रेट। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि यहाँ से यूपीएससी कंसिस्टेंटली पीवाईक्यूज पूछ चुका है। अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट की, तो ये बेसिकली बताता है कि हमें एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के लिए कितनी यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी पे करनी पड़ेगी। सो इट इज द प्राइस ऑफ वन कंट्रीज करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्रीज करेंसी। और अगर हम बात करें करंट टाइम पीरियड पे, तो डॉलर और रुपी का जो एक्सचेंज रेट है वो अराउंड $1 इक्वल्स टू 92 या 93 रुपीज है, जो अभी हिस्ट्री में लोवेस्ट चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सचेंज रेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के एक्सचेंज रेट सिस्टम्स होते हैं। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सेकंड है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड थर्ड है मैनेज फ्लोट, जो कि इंडिया में फॉलो किया जाता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि एक्सचेंज रेट कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीआई कह दे कि 50 रुपीज इक्वल्स टू $1 होगा, तो ये पहले से ही फिक्स कर दिया गया है और ये सप्लाई एंड डिमांड से डिसाइड नहीं होगा, बट सेंट्रल बैंक ने खुद से पहले से ही डिसाइड कर दिया है। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तय करती है कि एक्सचेंज रेट कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सप्लाई लिमिटेड है फॉरेन करेंसी की और डिमांड बढ़ रही है, तो उस फॉरेन करेंसी के लिए एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगी। सो इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड्स द एक्सचेंज रेट। थर्ड आता है जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें मोस्टली तो मार्केट ही डिसाइड करता है कि एक्सचेंज रेट कितनी होगी, लेकिन सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर सकता है इन द करेंसी मार्केट जब उसको जरूरत लगे, ताकि करेंसी ना ही एक्सट्रीमली डेप्रिशिएट हो जाए ना ही एक्सट्रीमली एप्रिशिएट हो। और अगर हम इन तीनों ही सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करें, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है कि एक्सचेंज रेट कितनी होगी। वही फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हाईली वॉलेटाइल है, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है, जो कि मोमेंट टू मोमेंट चेंज होती रहती है। थर्ड आता है मैनेज फ्लोट, जो कि मॉडरेटली स्टेबल है, क्योंकि इसमें सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर सकता है टू प्रिवेंट द इंस्टेबिलिटी। और इनके अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, तो सऊदी अरेबिया में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल, सऊदी रियाल जो है उसको पहले से ही यूएस डॉलर के साथ फिक्स कर दिया गया है। तो 1 सऊदी अरेबिया रियाल इज इक्वल टू 0.267 ऑफ द यूएस डॉलर्स। और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो होता है, जैसे यूएस में डॉलर एंड यूरोप में यूरो एंड जापान में येन। ये सभी सप्लाई एंड डिमांड से डिसाइड होते हैं। और इंडिया में मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसमें आरबीआई टाइम टाइम पे इंटरवीन करता है। और अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया 1991 से पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करता था, और 1991 के बाद से इंडिया मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करने लगा है, लेकिन कभी भी कंप्लीटली मार्केट बेस्ड यानी कि प्योर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इंडिया ने फॉलो नहीं किया। तो आई होप ये तीनों ही तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम आपको समझ में आए होंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट आता है कि जब इंडिया मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करता है, तो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। देखिए, मोस्टली तो मार्केट की फोर्सेज जैसे सप्लाई एंड डिमांड ही फिक्स करेगी, लेकिन आरबीआई टाइम टू टाइम इंटरवीन कर सकता है। इसलिए इंडिया में भी मेजरली सप्लाई एंड डिमांड से ही एक्सचेंज रेट सिस्टम को डिसाइड किया जाता है। और यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड दोनों फॉरेन करेंसी की देखी जाती है, फॉर एग्जाम्पल यूएस डॉलर। और अगर हम इस कर्व से समझे, तो मान लीजिए ये डॉलर की डिमांड है और ये डॉलर की सप्लाई है। जहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी, वहां पे एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाएगी। और जब भी गिवन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के लिए डिमांड बढ़ती है, फॉर एग्जांपल अगर डिमांड D1 से D2 हो गई है फॉर द सेम सप्लाई, तो एक्सचेंज रेट भी E1 से E2 हो जाएगी, यानी कि इस केस में इंक्रीज हो गई व्हेन द डिमांड इज इंक्रीजिंग एंड द सप्लाई इज रिमेनिंग कांस्टेंट। सिमिलरली, जब यूएस डॉलर की डिमांड सेम रहेगी लेकिन सप्लाई बढ़ जाएगी, तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और इस केस में पहले जब एक्सचेंज रेट E1 थी, तो सप्लाई बढ़ने के बाद एक्सचेंज रेट E2 हो जाएगी, जो इस केस में डिक्रीज हुई है। तो इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करते हैं कि एक्सचेंज रेट कितनी होगी। और जब भी एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, तो आरबीआई इंटरवीन कर जाता है इन द करेंसी मार्केट। अब हम बात करते हैं कि यूएस डॉलर की डिमांड कब कब बढ़ती है। और जब भी
डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई सेम रहेगी तो डॉलर की एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी, इसका मतलब रुपी वीक हो जाएगा। जैसे जब भी हमें गुड्स को इंपोर्ट करना होगा तो जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पे हमको डॉलर पे करने पड़ेंगे, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी इन अवर मार्केट। सिमिलरली जब इंडिया के टूरिस्ट फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो पहले वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी को उस कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज करेंगे, जिससे अगेन उस कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। सिमिलरली जब इंडियन कंपनीज जिन्होंने एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के तहत फॉरेन मार्केट से बोरो किया है, तो जब भी ये रीपे करेंगे तो अगेन इन्हें डॉलर में रीपेमेंट करना होगा, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। और सिमिलर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी जब इंडियन कोई रेजिडेंट फॉरेन किसी कंट्री में रेमिटांस ट्रांसमिट कर रहा हो, या फिर इंडिया की कोई कंपनी फॉरेन के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रही हो। तो ये वो सभी केसेस है जिसमें डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपी डेप्रिशिएट कर जाता है। सिमिलरली अगर हम वो देखें कि डॉलर की सप्लाई कब कब बढ़ती है, और जब भी डिमांड सेम रहेगी और सप्लाई बढ़ जाएगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज कर जाएगी, मतलब रुपी स्ट्रेंथन या एप्रिशिएट हो जाएगा। तो जब भी इंडिया गुड्स को एक्सपोर्ट करता है तो वो डॉलर में अर्न करेगा और हमारी मार्केट में डॉलर की अमाउंट बढ़ जाएगी। या फिर फॉरेन से कोई टूरिस्ट आएंगे तो वो अगेन इंडिया में डॉलर्स लेके आएंगे, या फिर एफडीआई या एफआईआई के तहत जो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आ रहा है वो भी डॉलर की सप्लाई को बढ़ा देते हैं। सिमिलरली अगर यूएस में कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, वो इंडिया में अगर रेमिटांस से सेंड करता है तो अगेन इंडियन मार्केट में डॉलर का अमाउंट बढ़ जाता है। या फिर आरबीआई भी इंटरवीन कर सकता है बाय सेलिंग डॉलर्स इन द करेंसी मार्केट। अपने रिजर्व्स में से वो कुछ डॉलर्स करेंसी मार्केट में सेल कर सकता है टू सपोर्ट द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रुपी। तो अगर हम कुल मिला के बात करें तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी मोर देन इज सप्लाई, तो डॉलर एक्सपेंसिव हो जाएगा, रुपी वीक हो जाएगा यानी कि डेप्रिशिएट हो जाएगा। और यहाँ डेप्रिशिएट का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो बढ़ेगी एक्सचेंज रेट की, लेकिन रुपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सचेंज रेट 80 से 86 हो जाती है पर डॉलर। सिमिलरली जब भी डॉलर की सप्लाई ज्यादा होगी फ्रॉम द डिमांड तो डॉलर चीप हो जाएगा एंड रुपी एप्रिशिएट हो जाएगा और एक्सचेंज रेट डिक्रीज कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 84 से 80 हो गई। तो आई होप आपको इस सप्लाई एंड डिमांड का डायनामिक समझ आया होगा। और अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे रुपी डेप्रिशिएट हो जाता है या फिर वीक हो जाता है। तो जब भी इंडिया अपने इंपोर्ट्स को इंक्रीज कर देती है या फिर फॉरेन के इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडियन मार्केट से पुल आउट कर लेते हैं तो डॉलर हमारी इकोनॉमी से बाहर चले जाता है, जिससे रुपी डेप्रिशिएट कर जाता है। सिमिलरली जब यूएस अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा तो इन्वेस्टर्स के पास मौका होगा कि वो दूसरी कंट्री से अपना पैसा निकाल के यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा। सिमिलरली अगर इंडिया में हाई इन्फ्लेशन हुआ तो जो इंडियन गुड्स है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिससे उनकी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, जिससे हमारा एक्सपोर्ट्स भी डिक्लाइन कर जाएगा। और एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर जाएगा तो डॉलर का इनफ्लो भी कम हो जाएगा, जिससे अगेन रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऐसी कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी या क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो अपना सारा पैसा सेफ करेंसीज में ट्रांसफर कर लेते हैं, जैसे यूएस डॉलर। और जितनी भी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज होगी जैसे रुपी, उन्हें इन्वेस्टर्स सेल कर देंगे। सिमिलरली अगर हम देखें वो कौन कौन से केस होते हैं जिसमें रुपी एप्रिशिएट कर जाता है यानी कि स्ट्रेंथन हो जाता है। तो जब भी हमारी इकोनॉमी में एफडीआई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या एनआरआई ज्यादा रेमिटेंस ट्रांसफर करेंगे फॉरेन से इंडियन कंट्री में, या फिर अगर हमारे आईटी या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट या फिर इन जनरल एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो भी हमारे मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे रुपी एप्रिशिएट कर जाएगा। सिमिलरली अगर इंडिया की इकोनॉमी फास्ट ग्रो करती है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो वो बाकी सभी प्लेसेस से पैसा लाके इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे अगेन इंडियन मार्केट में डॉलर बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर आरबीआई भी करेंसी मार्केट में इंटरवीन करता है और डॉलर को सेल करता है तो अगेन हमारे मार्केट में डॉलर का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिससे रुपी एप्रिशिएट कर जाएगा। तो इन सभी केसेस को याद रखिएगा, इन सभी केसेस में रुपी एप्रिशिएट कर जाता है। और अगर इस टॉपिक से पूछे गए पीवाईक्यूज को देखें तो 2019 में पूछा गया था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर कॉन्ट्रीब्यूटर और कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ अ करेंसी क्राइसिस। तो इसमें स्टेटमेंट 1 थी द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ द आईटी सेक्टर, इन सेकंड स्टेटमेंट थी इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड थर्ड स्टेटमेंट थी रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है
कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिससे करेंसी क्राइसिस की रिस्क बढ़ जाएगी। तो करेंसी क्राइसिस की रिस्क उन सभी केसेस में कम होगी जिससे डॉलर का इनफ्लो हमारी इकोनॉमी में बढ़ रहा हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के थ्रू बढ़ रहा हो या फिर रेमिटांसेस के थ्रू बढ़ रहा हो। तो इन दोनों ही केसेस में हमारी करेंसी क्राइसिस की रिस्क कम हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 एंड 3 शुड बी द पार्ट ऑफ आंसर। और अगर स्टेटमेंट 2 को देखें तो ये कह रहा है इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब जब भी गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट होंगे वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे एंड अगेन डॉलर की जो इन्फ्लो है हमारी इकोनॉमी में वो डिक्रीज कर जाएगी। तो दिस शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 एंड 3 ओनली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो है थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। सेवरल इकोनॉमिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी है जिससे एक फेयर एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जा सके। इसमें सबसे पहले आता है परचेजिंग पावर पैरिटी की थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्सचेंज रेट ऐसी होनी चाहिए जिससे सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इक्वल अमाउंट में परचेज किया जा सके इन बोथ द कंट्रीज जिनके लिए एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की गई है, जिससे कंज्यूमर्स के परचेजिंग पावर में पैरिटी रहे, यानी कि परचेजिंग पावर इक्वल रहे। और इस परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट को हम एक सिंपल फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं, जो है प्राइस इन कंट्री एक्स डिवाइड बाय प्राइस इन कंट्री वाई। और ये प्राइस सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लें कि उस बास्केट में केवल मैकडोनल्ड का बर्गर ही आता है और इस मैकडोनल्ड के बर्गर की इंडिया में कॉस्ट 200 रुपए है और यूएसए में $4 है, तो एक्सचेंज रेट फेयर तभी होगी जब ये 200 रुपीज इन $4 के बराबर आएगा, यानी कि 50 रुपीज $1 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे। और अगर हम पीपीपी के टर्म्स में बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। और परचेजिंग पावर पैरिटी से 2019 में एक पीवाईक्यू भी पूछा गया था, जिसमें स्टेटमेंट 1 थी परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये स्टेटमेंट हमने ऊपर पढ़ी थी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट थी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। देखिए 6th लार्जेस्ट नहीं है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पीपीपी एक्सचेंज रेट। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगी एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ए 1 ओनली। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड थ्योरी की, जो है इंटरेस्ट रेट पैरिटी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जिस भी कंट्री में इंटरेस्ट रेट हायर होती है उस कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी भी एप्रिशिएट कर जाती है, मतलब स्ट्रेंथन हो जाती है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट हायर होगी तो फॉरेन से इन्वेस्टर अपना पैसा इस कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें अपनी फॉरेन करेंसी को इस डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी और फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी बढ़ जाएगी, जिससे जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट कर जाएगी। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट लोअर होती है उस कंट्री की करेंसी भी टाइम के साथ साथ डिक्रीज करती जाती है, यानी कि डेप्रिशिएट होती रहती है। एंड अगर हम इस थ्योरी का एक एग्जांपल देखें तो जब भी यूएस का फेडरल रिजर्व अपनी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है तो वो यूएसए के इन्वेस्टर जिन्होंने इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था वो अपना पैसा इंडिया से निकाल के यूएसए में इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे डॉलर का आउटफ्लो हो जाएगा और रुपी डेप्रिशिएट कर जाएगा या फिर रुपी वीक हो जाएगा। सिमिलरली जब आरबीआई अपनी रेपो रेट को इंक्रीज करेगा तो फॉरेन के इन्वेस्टर इंडियन इकोनॉमी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे ज्यादा इनफ्लो ऑफ डॉलर होगा, जिसके कारण रुपी स्ट्रेंथन कर जाएगा या फिर एप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट का ये इंटर रिलेशन आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आती है थ्योरी थर्ड, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अप्रोच को फॉलो करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जिस भी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में रहता है, यानी कि उस कंट्री में मनी का इनफ्लो ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटफ्लो, तो इस कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है और यही डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट कर जाती है। सिमिलरली अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होगा तो डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। और इस थ्योरी का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो इंडिया का कंसिस्टेंटली करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है और ये वन ऑफ द रीजन है जिसके लिए रुपी कंसिस्टेंटली डेप्रिशिएट कर रहा है ओवर द टाइम। तो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट के इंटरलिंकेज को भी आप ध्यान में रखिएगा, यूपीएससी वन ऑफ द स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि जब भी रुपी का मूवमेंट होता है आइदर एप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग, तो किन किन लोगों को फायदा होता है और किन किन लोगों को नुकसान होता है। सो जब भी रुपी वीक होता है यानी कि डेप्रिशिएट होता है तो हमारे एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होता है, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो फॉरेन करेंसी में अर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल डॉलर में। तो अब उनके सेम डॉलर की जो इनकम है उसके लिए ज़्यादा रुपीस मिलेंगे एंड हेंस उनको बेनिफिट हो जाता है। कन्वर्सली जितने भी इंपोर्टर्स हैं उनको लॉस होता है, क्योंकि सेम डॉलर की पेमेंट के लिए अब उन्हें ज़्यादा रुपीस पे करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर इंडिया का कोई स्टूडेंट है या फिर इंडिया का कोई टूरिस्ट है जो फॉरेन में जा रहा है, तो उसको सेम डॉलर के पेमेंट के लिए ज़्यादा रुपीस पे करने पड़ेंगे, इसलिए इनका भी लॉस होगा। एंड सिमिलर लॉजिक से आप इस टेबल को समझ सकते हैं, सो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार इस टेबल को ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि वीक रुपी हमेशा डिसएडवांटेजियस या बैड नहीं होता है, क्योंकि जब भी रुपी डेप्रिशिएट करता है तो एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होता है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि उन्हें अब सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी में ज़्यादा इंडियन रुपीस मिलेंगे। सिमिलरली जब भी रुपी स्ट्रांग या एप्रिशिएट होता है तो इट इज़ ऑल्सो नॉट ऑलवेज अ गुड साइन, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट भी और वाइड हो सकता है। इसलिए रुपी को एक स्टेबल लिमिट के अंदर रहना चाहिए, जिसे आरबीआई इंश्योर करता है बाय इंटरवीनिंग इन द करेंसी मार्केट। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आरबीआई कौन कौन से टूल्स को यूज करता है टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। देखिए, वैसे तो इंडिया में मैनेज फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो होता है, जिससे जनरली मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर ही एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन जब भी रुपी बहुत ज्यादा फॉल करता है या बहुत ज्यादा राइज करता है तो आरबीआई इंटरवीन करता है बाय यूजिंग दीज फॉलोइंग टूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रुपी बहुत तेजी से डेप्रिशिएट कर रहा है तो आरबीआई करेंसी मार्केट में इंटरवेंशन करेगा और डॉलर्स को सेल कर देगा, जिससे डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी और डॉलर चीप हो जाएगा, यानी कि रुपी एप्रिशिएट कर जाएगा और स्ट्रेंथन हो जाएगा। कन्वर्सली अगर रुपी बहुत तेजी से एप्रिशिएट कर रहा है तो आरबीआई अगेन करेंसी मार्केट में इंटरवीन करेगा और डॉलर्स को बाय कर लेगा, जिससे डॉलर्स की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी और डॉलर्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, रिजल्टिंग इनटू वीकनिंग ऑफ द रुपी। डायरेक्ट मार्केट इंटरवेंशन के अलावा आरबीआई इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को भी यूज करता है टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई चाहता है कि फॉरेन कंट्रीज से डॉलर्स की सप्लाई इंडिया में बढ़े तो आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ा देगा, जिससे फॉरेन में जो इन्वेस्टर है वो बेटर रिटर्न्स के लिए अपने पैसे को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे रुपी एप्रिशिएट कर जाएगा। और इसका उल्टा भी ट्रू है, जब आरबीआई रुपी की वैल्यू को डेप्रिशिएट करना चाहेगा तो वो इंटरेस्ट रेट को भी कम कर देगा, जिससे हमारी इकोनॉमी से डॉलर का आउटफ्लो हो जाएगा, रिजल्टिंग इनटू वीकनिंग ऑफ रुपी। सिमिलरली हमारी इकोनॉमी में एक्सेसिव कैपिटल इनफ्लो या आउटफ्लो को मैनेज करने के लिए भी आरबीआई सर्टेन रूल्स को टाइट या रिलैक्स कर सकता है। जैसे अगर आरबीआई चाहता है कि हमारी इकोनॉमी में डॉलर की सप्लाई बढ़े तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लिमिट बढ़ा देगा। सिमिलरली अगर आरबीआई चाहता है कि डॉलर की सप्लाई कम हो तो वो इन लिमिट्स को और स्ट्रिक्ट कर देगा। सिमिलरली आरबीआई एनआरआईज के लिए भी डिफरेंट डिपॉजिट स्कीम्स अनाउंस कर सकता है टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आरबीआई चाहता है कि इंडियन इकोनॉमी में डॉलर की सप्लाई बढ़े तो आरबीआई एनआरआईज के लिए स्पेशल हाई इंटरेस्ट डिपॉजिट स्कीम्स को लेके आएगा। जैसे 2013 और 2022 में करेंसी स्ट्रेस के दौरान आरबीआई ने फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट स्कीम को एक स्पेशल वे में लॉन्च किया था। और अब बात करें अगर अदर टूल्स की, तो आरबीआई डायरेक्टली फ्यूचर्स या स्वैप मार्केट्स में भी डॉलर्स को बाय और सेल कर सकता है टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। सिमिलरली आरबीआई या गवर्नमेंट गोल्ड के इंपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा सकती है, जिससे हमारी इकोनॉमी में गोल्ड का इंपोर्ट कम हो जाएगा और इंपोर्ट कम होगा तो डॉलर की डिमांड भी कम हो जाएगी, जिससे रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये सब थे वो टूल्स जो कि आरबीआई यूज करता है टू इंश्योर कि हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहे। यहाँ पे नोट करने की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन किसी स्पेसिफिक रुपी लेवल को अचीव करने के लिए नहीं करता है।
आरबीआई केवल एक्सेसिव वोलेटिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करता है। फॉर एग्जाम्पल, रूपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट ना कर जाए, ना ही बहुत ज्यादा एप्रिशिएट करे। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ आरबीआई, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इसका मतलब होता है जब रुपी अपनी वैल्यू को लूज कर जाता है बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसे नेचुरल फॉल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रुपी की वैल्यू ₹80 पर डॉलर से ₹86 पर डॉलर हो जाती है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, तो इसे डेप्रिसिएशन कहेंगे। और डेप्रिसिएशन के केस में एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और इसका उल्टा होता है एप्रिसिएशन, जिसमें रुपी की वैल्यू बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ मार्केट फैक्टर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जिसे नेचुरल राइज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रुपी की वैल्यू ₹84 पर डॉलर से ₹80 पर डॉलर हो जाएगी बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो उसे एप्रिसिएशन कहेंगे। नेक्स्ट आता है डिवैल्यूएशन, जिसमें अगेन रुपी की वैल्यू कम हो जाती है, बट ये एक डेलिब्रेट मूव होता है आरबीआई या गवर्नमेंट का, क्योंकि इंडिया में मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है। तो आरबीआई करेंसी मार्केट में इंटरवीन करके रुपी की वैल्यू को कम करवा देता है, जिससे फॉरेन कंट्रीज में हमारे एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाते हैं और ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ होती है। और इसी का उल्टा होता है रिवैल्यूएशन, जिसमें आरबीआई रुपी की वैल्यू में डेलिबरेटली इंक्रीज करवाता है, आइदर बाय सप्लाइंग मोर डॉलर्स इनटू द मार्केट और फॉलोइंग एनी अदर टूल जो हमने ऊपर पढ़े थे। तो जहां पे डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन आरबीआई डेलिबरेटली करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है रियल एक्सचेंज रेट। देखिए, जो एक्सचेंज रेट हम न्यूज में सुनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 92 रुपीज इक्वल्स टू $1, तो ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट होती है। और इस नॉमिनल एक्सचेंज रेट को जब हम इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर देते हैं, तो हमें रियल एक्सचेंज रेट मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में यूएसए से ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट सेम भी रहती है, तो भी जो रियल एक्सचेंज रेट होगी वो फॉल कर जाएगी। सो इन अ नटशेल, जब भी नॉमिनल एक्सचेंज रेट को इन्फ्लेशन डिफरेंस से एडजस्ट किया जाता है, तो हम रियल एक्सचेंज रेट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी कि नीर रेट। ये एक वेटेड एवरेज होती है रुपी के एक्सचेंज रेट की अगेंस्ट ऑल मेजर ट्रेडिंग पार्टनर करेंसीज। मतलब अगर एक एवरेज निकाला जाए एक्सचेंज रेट का उन सभी कंट्रीज की करेंसी के साथ जिनके साथ इंडिया सिग्निफिकेंटली ट्रेड करती है, तो उसे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। और जब भी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ता है, तो वो रुपी की वैल्यू में एप्रिसिएशन को इंडिकेट करता है। और जब इसी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर दिया जाता है, तो हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को निकाल पाते हैं। और जब भी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 100 से ज़्यादा होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग रुपी को शो करता है। और जब भी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 100 से कम होती है, तो ये एक वीकर रुपी को शो करता है। और जब भी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंक्रीज करती है, तो ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं और ओवरऑल एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर जाता है, लीडिंग टू लॉस ऑफ ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है हॉट मनी, जो स्पेकुलेटिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है। ये वो मनी होता है जो क्विक वे में कंट्री के अंदर और कंट्री से बाहर आता जाता रहता है, जिसके कारण एक्सचेंज रेट में सडन इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है। और ये इन जनरल कंट्री की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल नहीं रहता। अगला टर्म है करेंसी पैग का। जब भी एक कंट्री अपनी एक्सचेंज रेट को किसी दूसरी कंट्री की करेंसी से फिक्स कर देती है, तो उसे करेंसी पैग कहते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया का जो रियाल है वो डॉलर के साथ पैक्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये एक आर्टिफिशियल रिजर्व करेंसी है जो कि आईएमएफ ने क्रिएट किया है। और एसडीआर एक बास्केट ऑफ करेंसी को डिनोट करता है, जिसमें यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, येन और चाइनीज युआन इंक्लूडेड है। और आईएमएफ की जो मेंबर कंट्रीज है वो इन एसडीआर को यूज कर सकती है टू सेटल इंटरनेशनल पेमेंट्स विद अदर आईएमएफ मेंबर्स। तो इन अ वे इन एसडीआर को अदर हार्ड करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए यूज में लिया जा सकता है। नेक्स्ट टर्म आता है करेंसी स्वैप का, जिसमें दो सेंट्रल बैंक एक एग्रीमेंट करते हैं टू एक्सचेंज करेंसीज फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड। जैसे इंडिया का जापान, यूएई, श्रीलंका और बाकी काफ़ी देशों के साथ एक स्वैप अरेंजमेंट है,
जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है कैरी ट्रेड। ये वो फिनोमिना है जिसमें एक इन्वेस्टर लो इंटरेस्ट कंट्री में बोरो करता है और हाई इंटरेस्ट कंट्री में इन्वेस्ट करता है, जिससे जो दोनों इंटरेस्ट रेट के बीच में डिफरेंस है वो उसको प्रॉफिट हो जाता है। एंड फाइनल टर्म है करेंसी वॉर। जब कंट्रीज अपनी करेंसी को डेलिबरेटली वीक करती है ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स, तो इसे करेंसी वॉर कहते हैं। और दूसरे शब्दों में इसे कॉम्पिटिटिव डिवेल्युएशन भी कहते हैं, जो ग्लोबल ट्रेड के लिए हार्मफुल रहता है। और अगर हम इस सेक्शन से पूछे गए पीवाईक्यूज को देखें तो 2021 में पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इज नेसेसरीली, स्टेटमेंट 1 थी, इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि अगर डिवेल्युएशन होगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट थी, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखिए, जब भी डिवेल्युएशन होगा तो फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्लाइन करेगी रादर देन गेटिंग इंक्रीजिंग। थर्ड स्टेटमेंट थी, इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और क्योंकि क्वेश्चन में नेसेसरीली कहा गया है तो इसलिए आंसर का पार्ट नहीं होगा। सो वन ओनली, दैट इज ऑप्शन 1 शुड बी द आंसर। सिमिलरली 2022 में पूछा गया था, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 थी, एन इंक्रीज इन द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट थी क्योंकि जब भी नीर की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो वो रुपी के एप्रिसिएशन को दर्शाता है। सेकंड स्टेटमेंट थी, एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। देखिए, जब भी रीर की वैल्यू बढ़ती है तो ये इन्फ्लेशन को बताता है, और अगर इन्फ्लेशन होगा तो हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और प्रोडक्ट्स अगर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो ओवरऑल एक्सपोर्ट भी डिक्रीज कर जाएंगे। सो इंक्रीज इन रीर इंडिकेट्स डिक्लाइन इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट थी, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर। देखिए, जब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करते हैं तभी तो रीर आता है, और जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का गैप होगा उतना ही नीर और रीर में भी गैप होगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, मतलब सी शुड बी द आंसर। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उन सबको लिंक करके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करते हैं। तो हम समझते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सचेंज रेट और फॉरेक्स रिजर्व में क्या इंटर रिलेशनशिप होती है। ये तीनों ही डीपली कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया का इंपोर्ट्स राइज करते हैं तो ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत होगी, और अगर ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत होगी तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे डॉलर एक्सपेंसिव हो जाएगा और रुपी डेप्रिशिएट कर जाएगा। और जब रुपी डेप्रिशिएट कर जाएगा तो इंपोर्ट और ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाएंगे, जिससे अगेन करंट अकाउंट डेफिसिट और वाइड हो जाएगा, जिससे अगेन रुपी पे फर्दर प्रेशर पड़ेगा और रुपी फर्दर डेप्रिशिएट होगा। और ऐसे सिनेरियोज में आरबीआई इंटरवीन करता है बाय सेलिंग डॉलर्स फ्रॉम द रिजर्व इनटू द फॉरेक्स मार्केट। बट इससे हमारे ओवरऑल रिजर्व्स फॉल हो जाते हैं, और अगर हमारा रिजर्व्स डिक्लाइन कर जाएंगे तो हमारा इंपोर्ट कवर भी डिक्लाइन हो जाएगा, जो कि एक क्राइसिस को भी ट्रिगर कर सकता है, जैसा कि 1991 में हुआ था। और इसी इंटरलिंकेज को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ सर्टेन सिनेरियोज देखते हैं और उसका इम्पैक्ट रुपये पे क्या रहता है और ऐसे केसेस में आरबीआई क्या डिसीजन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट शार्पली राइज करता है बिकॉज ऑफ स्पाइक इन ऑयल प्राइसेस, तो रुपी डेप्रिशिएट कर जाएगा क्योंकि ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत होगी टू पे फॉर द इम्पोर्ट्स। तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर्स को सेल कर देगा इनटू द मार्केट फ्रॉम इट्स रिजर्व्स, जिससे रुपये की वैल्यू स्टेबलाइज कर जाएगी। और आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट या फिर बाकी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी सकता है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे इन अवर इकोनॉमी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। सिमिलरली, जब भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का सडन आउटफ्लो हो जाएगा तो अगेन रुपी फॉल कर जाएगा, क्योंकि फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स होंगे वो रुपी को सेल कर देंगे और डॉलर को बाय कर लेंगे टू टेक इट इनटू देयर होम कंट्री। तो ऐसे केसेस में आरबीआई शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है, ताकि जो इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं वो ऐसा ना करे और इंडिया में ही अपना पैसा इन्वेस्टेड रखे। या फिर आरबीआई दूसरे सेंट्रल बैंक के साथ करेंसी स्वैप भी कर सकता है। सिमिलरली, अगर हमारी कंट्री में स्ट्रॉन्ग एफडीआई आता है या फिर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं तो रुपी एप्रिशिएट कर जाएगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारा डॉलर आ जाएगा फ्रॉम दी फॉरेन।
तो ऐसे केसेस में आरबीआई डॉलर्स को बाय कर लेगा ताकि रुपये का एक्सेसिव एप्रिसिएशन ना हो और ओवरऑल फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली 2008 की तरह अगर कोई ग्लोबल क्राइसिस आती है तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से निकाल लेंगे और बाकी एडवांस कंट्रीज में ले जाएंगे, जिससे अगेन रुपी डेप्रिशिएट कर जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व का यूज करेगा और बाकी सेंट्रल बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा टू स्टेबलाइज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आई होप इन सभी सिनेरियो के थ्रू आप करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेक्स और एक्सचेंज रेट के साथ इंटरलिंकेज को समझ पाए होंगे। एंड लास्टली अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन की एक क्विक समरी देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि एक तरह का अकाउंट है जिसमें इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होने वाले मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और इसे आरबीआई के द्वारा कंपाइल किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहला कंपोनेंट था करंट अकाउंट, जिसमें वो सारे ट्रांजैक्शन जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज या यूनिलेटरल ट्रांसफर को इंक्लूड करते हैं, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है और इंडिया के केस में करंट अकाउंट यूजुअली डेफिसिट में रहता है। नेक्स्ट था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट और लोन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और इंडिया के लिए कैपिटल अकाउंट यूजुअली सरप्लस में रहता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में, जो कि इंडिया के लिए एक मेजर चैलेंज है क्योंकि इंडिया जो करंट अकाउंट की एक्टिविटीज के लिए स्पेंड करता है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स अर्निंग्स। फिर हमने पढ़ा था करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के बारे में, जो कि ये बताता है कि कितना ईजिली हम रुपी को दूसरी करेंसीज में एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू करंट अकाउंट। और इंडिया में फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है सिंस 1994, लेकिन ओनली पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है टू कन्वर्ट द डोमेस्टिक करेंसी इनटू अदर हार्ड करेंसीज। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें कोई फॉरेन कंपनी या तो किसी फैक्ट्री को सेटअप करती है या फिर किसी इंडियन कंपनी के 10% से ज़्यादा शेयर को ओन करती है। एफडीआई एक स्टेबल नेचर का होता है जिसका ओवरऑल इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है, इसलिए इसे इनकरेज किया जाता है। और इसी से मिलता जुलता टर्म था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स 10% से कम की ओनरशिप रखता है। ये एफडीआई के कंपैरिजन में लेस स्टेबल और मोर वोलेटाइल है, जिसके कारण सडन कैपिटल आउटफ्लो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में, जो कि आरबीआई के द्वारा हेल्ड किया जाता है, जिसमें फॉरेन करेंसी, गोल्ड, एसडीआर एंड रिजर्व ट्रांसपोजिशन इंक्लूड किए जाते हैं। और करंट टाइम में इंडिया का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अराउंड $700 बिलियन है, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है हमारे टोटल एक्सटर्नल डेट के, जो कि एक हेल्दी सिचुएशन को शो करता है। नेक्स्ट था स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि एक बास्केट ऑफ करेंसी को डिनोट करता है और आईएमएफ द्वारा क्रिएट की गई एक रिजर्व असेट है, जिसमें 5 करेंसीज को इंक्लूड किया जाता है। इंडिया अराउंड $20 बिलियन के एसडीआर को होल्ड करता है और 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस किया था इंडिया में, जिसमें हमारा इंपोर्ट कवर सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन कर गया था क्योंकि हमारे ओवरऑल रिजर्व्स काफ़ी कम थे और इंडिया को अपना गोल्ड आईएमएफ में प्लेज करना पड़ा टू टेक लोन्स एंड एलपीजी रिफॉर्म्स भी एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस थे बीओपी क्राइसिस के। नेक्स्ट थे एक्सचेंज रेट, जो इन सिंपल टर्म प्राइस ऑफ वन करेंसी है इन टर्म ऑफ अदर करेंसी। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो अराउंड 92 रुपीज़ आर इक्वल टू $1। एंड एक्सचेंज रेट सिस्टम 3 तरह के थे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड रेट में गवर्नमेंट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को मेंटेन करती है, जो कि इंडिया 1991 से पहले फॉलो करता था। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती है। इंडिया प्योरली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट था मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि इंडिया 1991 से फॉलो कर रहा है। इसमें इन जनरल मार्केट ही एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करता है, लेकिन जब भी जरूरत होती है तो आरबीआई इंटरवीन करता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था डेप्रिसिएशन का, जो कि अ नेचुरल लॉस इन द वैल्यू ऑफ रुपी को शो करता है बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उल्टा था एप्रिसिएशन, जिसमें रुपी की वैल्यू नेचुरली इंक्रीज कर जाती है बिकॉज ऑफ मार्केट फैक्टर्स। और जब रुपी की वैल्यू को डेलिबरेटली डिवॉल्व किया जाता है तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं, जिससे हमारा एक्सपोर्ट और कॉम्पिटिटिव हो जाता है। और ये बीओपी क्राइसिस के टाइम आरबीआई ने किया था। और इसका उल्टा होता है रीवैल्यूएशन, जब आरबीआई डेलिबरेटली रुपी के वैल्यू को इंक्रीज कर जाता है और रीवैल्यूएशन को रियरली यूज किया जाता है इन द इंडियन इकोनॉमी।
नेक्स्ट है फेमा एक्ट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973 को रिप्लेस किया था टू मेक इट मोर लिबरल, और यही एक्ट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को गवर्न करता है। नेक्स्ट टर्म था करेंसी स्वैप का, जिसमें दो सेंट्रल बैंक टेम्पररी पीरियड के लिए कुछ करेंसीज को एक्सचेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की करेंसी स्वैप लाइन्स है विद जापान, यूएई, श्रीलंका, सार्क एंड अदर कंट्रीज। एंड एक लास्ट बार अगर हम सभी कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करके समझने की कोशिश करें, तो जब भी इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा तो डॉलर का इनफ्लो बढ़ जाएगा, जिससे रूपी एप्रिशिएट कर जाएगा। और जब भी इंडिया का ओवरऑल इंपोर्ट्स इंक्रीज होगा तो रूपी डेप्रिशिएट कर जाएगा। जब भी इंडिया में एफडीआई इनफ्लो बढ़ेगा तो डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा, जिससे रूपी एप्रिशिएट कर जाएगा या स्ट्रेंथन हो जाएगा। और जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से बाहर ले जाएंगे, जिसे हॉट मनी एग्जिट भी कहते हैं, तो रूपी की वैल्यू फॉल कर जाएगी। और जब भी यूएस का फेडरल रिजर्व अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से निकाल के यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे अगेन रूपी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाएगी। सिमिलरली जब आरबीआई अपनी रेपो रेट बढ़ा देगा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स बाकी मार्केट से अपना पैसा लाके इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और रूपी की वैल्यू भी एप्रिशिएट कर जाएगी। और जब इंडिया में इन्फ्लेशन ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा होगा तो इंडिया के प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिससे ओवरऑल एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और रुपी की जो वैल्यू है वो भी वीक या फिर डिक्लाइन कर जाएगी। सिमिलरली जब एनआरआई रेमिटांसेस को इंक्रीज कर देंगे तो भी रुपी की वैल्यू एप्रिशिएट कर जाएगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा डॉलर्स आ जाएंगे। और अगर ग्लोबल क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है तो इन्वेस्टर अपना सारा पैसा इंडियन मार्केट से ऑप्ट आउट कर लेंगे और रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और रुपी वीक हो जाएगा। और ऐसे केसेस में आरबीआई अपने रिजर्व्स में से डॉलर को सेल कर सकता है, जिससे डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और रुपी स्ट्रेंथन या अप्रिशिएट कर जाएगा, जिससे एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी अचीव हो पाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया, थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यूज को देखा। और अगर आपने ये लेक्चर को कम्प्लीटली अभी तक देखा है तो आई एम श्योर आने वाले प्रीलिम्स 2026 या 27 में डेफिनेटली इस लेक्चर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंड फाइनली आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एग्जाम पास में है, टाइम की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और ऐसे में अगर आप ये थोड़े से लंबे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आई एम ग्रेटफुल फॉर यू एंड आई एम पुटिंग माई सिंसियर एफर्ट्स, ताकि आपको इन लेक्चर से कुछ वैल्यू मिले। एंड एट लास्ट अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।